छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जब महाजनपदों का उदय हो रहा था, भारतीय उपमहाद्वीप गहरे राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। छोटे छोटे जनपद संगठित होकर बड़े महाजनपदों में बदल रहे थे। कृषि विस्तार, व्यापार की वृद्धि और नगरीकरण ने एक नई राजनीतिक संरचना को जन्म दिया। इसी परिदृश्य में दो प्रमुख व्यवस्थाएं विकसित हुईं, राजतंत्र और गणसंघ। जहां एक ओर सत्ता राजा के हाथों में केंद्रित थी, वहीं गणसंघों में निर्णय सामूहिक रूप से प्रायः कुलीन क्षत्रियों द्वारा लिए जाते थे। इस प्रकार ये केवल शासन के रूप नहीं, बल्कि सत्ता के संगठन और भागीदारी के दो अलग-अलग मॉडल थे, जो प्राचीन भारतीय राजनीति की जटिलता को दर्शाते हैं। राजतंत्र में सत्ता एक व्यक्ति राजा के हाथों में केंद्रित होती थी, जो राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक और सैन्य शक्ति का प्रमुख स्रोत था। मगध जैसे राज्यों में ये व्यवस्था अपने चरम पर दिखाई देती है, जहां बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शासकों ने एक सुदृढ़ और विस्तारवादी राज्य का निर्माण किया। बिंबिसार ने कूटनीति और प्रशासनिक मजबूती पर बल दिया, जबकि अजातशत्रु ने आक्रामक सैन्य नीति अपनाई। वज्जी संघ के साथ उसका संघर्ष ये दर्शाता है कि राजतंत्र गण संघों को एक चुनौती के रूप में देखते थे। इस व्यवस्था में निर्णय प्रक्रिया केंद्रीकृत थी। राजा मंत्रियों से परामर्श करता था, पर अंतिम निर्णय उसी का होता था। प्रशासन कर संग्रह, न्याय और भूमि प्रबंधन जैसे विभागों के माध्यम से संचालित होता था, जबकि राजस्व व्यवस्था और स्थायी सेना इसकी शक्ति के आधार थे। इस प्रकार राजा न केवल शासक था, बल्कि राज्य की स्थिरता और विस्तार का केंद्र भी था, जो गणसंघों की सामूहिक व्यवस्था से स्पष्ट रूप से भिन्न था। गणसंघों की संरचना को समझने के लिए लिच्छवी गणराज्य एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। जातक कथाओं में इसका उल्लेख ऐसे गणराज्य के रूप में मिलता है जहां हजारों राजा अर्थात शासक सदस्य सत्ता में भागीदारी करते थे। एक पन्न जातक में 7,707 राजाओं का उल्लेख मिलता है। इस व्यवस्था में सत्ता एक व्यक्ति के पास केंद्रित न होकर मुख्यतः क्षत्रिय कुलीनों के समूह में वितरित होती थी। राजनीतिक निर्णय सभा संथागार में सामूहिक विचार विमर्श के बाद लिए जाते थे, जहां शलाका यानी लकड़ी की छड़ियों द्वारा मतदान और शलाका गपक द्वारा परिणाम घोषित करने की प्रणाली मौजूद थी। गणपति या गणनायक जैसे पद प्रतिनिधि थे, जिनकी शक्ति व्यक्तिगत न होकर समूह की सहमति पर आधारित थी। साथ ही पोखर में स्नान जैसे अनुष्ठान सत्ता की वैधता को सामाजिक और सांस्कृतिक आधार प्रदान करते थे। इस प्रकार गणसंघ एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था थे जहां सामूहिक निर्णय, संस्थागत प्रक्रिया और सीमित अभिजातीय भागीदारी एक साथ कार्यरत थे। गणसंघों में ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है। उपलब्ध स्रोतों में पुरोहितों की भूमिका और ब्राह्मणों को भूमि दान के उल्लेख सीमित हैं, जिससे संकेत मिलता है कि यहाँ ब्राह्मणीय संरचना को वह केंद्रीय स्थान प्राप्त नहीं था जो राजतंत्रों में देखा जाता है। यह अंतर केवल धार्मिक नहीं, बल्कि वैचारिक और राजनीतिक भी था। जहां राजतंत्रों में ब्राह्मणों के माध्यम से राजसत्ता को वैधता मिलती थी, वहीं गणसंघों में यह वैधता सामूहिक निर्णय और वंशीय संरचना पर आधारित थी। इसी वैकल्पिक वातावरण में गौतम बुद्ध और महावीर जैसे धर्मों का उदय हुआ, जिन्होंने अनुष्ठानों और जन्माधारित श्रेष्ठता के स्थान पर नैतिकता और व्यक्तिगत साधना पर बल दिया। इस प्रकार गणसंघ केवल राजनीतिक इकाइयां नहीं थे, बल्कि ऐसे सामाजिक वैचारिक केंद्र भी थे जहां नई धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं को विकसित होने का अवसर मिला। अब हम जानेंगे कि कैसे ये ऊपरी तौर पर दिखने वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था किस प्रकार खत्म हुई। अर्थशास्त्र में गणसंघों को पराजित करने के उपाय, जैसे सैन्य आक्रमण, आंतरिक विभाजन और नेतृत्व को कमजोर करना, स्पष्ट रूप से बताए गए हैं, जो दर्शाता है कि राजतंत्र उन्हें गंभीर राजनीतिक चुनौती मानते थे। गणसंघों की एक प्रमुख सीमा उनकी सैन्य संरचना थी। जहां राजतंत्रों के पास स्थायी और संगठित सेना होती थी, वहीं गणसंघों में सैनिक अस्थायी रूप से जुटते थे और युद्ध के बाद अपने क्षेत्रों में लौट जाते थे, जिससे उनकी निरंतर सैन्य क्षमता सीमित रहती थी। गणसंघों की सबसे बड़ी शक्ति सामूहिक निर्णय उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती थी। वे आंतरिक विभाजन और असहमति के प्रति संवेदनशील थे, विशेषतः तब जब उन्हें आक्रामक राजतंत्रों का सामना करना पड़ता था। इस संदर्भ में विदूढ़ब और शाक्य गणसंघ का संघर्ष महत्वपूर्ण है, जो दर्शाता है कि आंतरिक सामाजिक विभाजन और अभिजातीय अहंकार विनाश का कारण बन सकते थे। परंपरा के अनुसार अपमान की भावना ने विदूढ़ब को शाक्यों पर आक्रमण के लिए प्रेरित किया, जिससे ये स्पष्ट होता है कि आंतरिक कमजोरियां गणसंघों को बाहरी आक्रमणों के प्रति अधिक संवेदनशील बना देती थीं।
इस प्रकार उनका पतन केवल बाहरी कारणों से नहीं बल्कि आंतरिक विभाजन और संरचनात्मक कमजोरियों से भी जुड़ा था। इस प्रकार हमने देखा कि प्राचीन भारत में राजतंत्र और गणसंघ समानांतर राजनीतिक प्रयोग थे। जहां राजतंत्र केंद्रीकृत शक्ति और स्थायी सेना पर आधारित था, वहीं गणसंघ सामूहिक निर्णय और सीमित भागीदारी पर आधारित थे। अतः ये केवल दो शासन प्रणालियां नहीं, बल्कि सत्ता के संगठन के दो भिन्न दृष्टिकोण थे।